मनीष जी, अ, महाविद्यालय की प्राचार्य प्रिय मनीष, प्रिय अरुण कुमार जो दिख रहे हैं मुझे सामने, और महाविद्यालय के सभी शिक्षक गण, प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों। आप लोग इस समय हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित चर्चाएं सुन रहे हैं, उस पर बातचीत कर रहे हैं। आज मुझसे कहा गया है कि मैं समकालीन हिंदी कविता को लेकर आप लोगों से कुछ बातचीत करूं कि अध्ययन की क्या दृष्टियां हैं, और जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें समकालीन कविता की स्थिति क्या है। आप सब जानते हैं हिंदी कविता के इतिहास से, आप साहित्य के विद्यार्थी हैं। आप सब जानते हैं कि हिंदी कविता का जो इतिहास है, अगर बहुत मोटे तौर पर आप सिर्फ खड़ी बोली कविता का इतिहास अगर देखना चाहेंगे तो वो जो पिछली शताब्दी बीत गई है वहीं से शुरू होता है, उसके आरंभ से शुरू होता है। भारतेंदु युग में कविता जो है वो ब्रजभाषा में लिखी जाती थी, गद्य खड़ी बोली में लिखा जा रहा था। स्वयं भारतेंदु ने यह बताने के लिए कि वो खड़ी बोली में कविता लिख सकते हैं, रसा नाम से गजलें कही थी, उन्होंने गजलें लिखी थी, क्योंकि उर्दू के लोग गजल लिखना नहीं कहना कहते हैं, तो गजलें कही थी उन्होंने। उसके बाद द्विवेदी युग जो है वो आप सब उससे परिचित हैं। उसके बाद छायावाद का जो समय है, जो छायावाद उत्तर समय है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता का समय है। उसके बाद का समय है साठोत्तरी कविता का, यानी कि जिसे आप समकालीन कविता कहते हैं। हुआ होता ये रहा है कि समकालीन कविता, अगर आप समकालीन शब्द को ध्यान में रखेंगे तब तो लगेगा कि जो आजकल कविता लिखी जा रही है वही समकालीन कविता है। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास में, इसे दुर्भाग्य से कहें या जिन भी कारणों से कहें, हुआ यह कि नई कविता के बाद ठीक ठीक कोई ऐसा नामकरण नहीं हो सका कविता का, या उसके इस तरह के का विभाजन प्रस्तुत नहीं हो सका जिसे स्वीकृति मिल सके। नई कविता के बाद लोगों ने साठोत्तरी कविता कहा, कुछ लोगों ने उसी को समकालीन कविता कहा, और साठोत्तरी कविता में भी कई तरह की चीजें हुई। उसमें जो तुरंत नई कविता के कवि थे वो भी लगातार लिखते रहे, यानी कि अज्ञे ने लिखना बंद नहीं किया, मुक्तिबोध ने लिखना बंद नहीं किया, जो कि सप्तक के कवि थे। अभी मैं विचारधाराओं पे बात करूंगा तो सब कवियों की अलग अलग बात भी करूंगा आपसे। केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, किसी ने भी लिखना बंद नहीं किया उसमें से, यानी वो कवि भी रहे। तुरंत 60 के आसपास जो कवि नए नए आए वो भी आए, बढ़ते गए। नक्सलवाड़ी का आंदोलन आ गया, इमरजेंसी आ गई, कई तरह के बीच में जो आंदोलन देश में होते रहे, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक, उन सब ने हिंदी कविता को, एक तरह से पूरे हिंदी साहित्य को प्रभावित किया, लेकिन हिंदी कविता को भी प्रभावित किया। कुछ लोगों ने सुविधा के लिए हिंदी कविता के अध्ययन को दशकों में बांट दिया। छठवें दशक की कविता, सातवें दशक की कविता, आठवें दशक की कविता, नवें दशक, ये पढ़ने पढ़ाने की सुविधा है। इससे इसमें कोई इतिहास दृष्टि नहीं है। अगर कोई कहे आठवें दशक की कविता, नवें दशक की कविता, तो हम लोग चूंकि शिक्षक हैं, साहित्य के विद्यार्थी हैं, हम कुछ प्रवृत्तियां बता लेते हैं। लेकिन सच है कि सिर्फ एक दशक में क्या प्रवृत्ति आप बताएंगे? जो प्रवृत्ति एक दशक में बनने लगती है वो कभी अगले दशक में बंद नहीं कर देते लिखना, और नहीं एकाएक प्रवृत्ति बदल लेते हैं अपनी, वो अगले दशक में भी आ जाते हैं, वहां कुछ नए कवि भी सामने आ जाते हैं। तो ये इस तरह की चीजें रही। मोटे तौर पर मित्रों, समकालीन हिंदी कविता जब हम कहते हैं तो हम सन 60 के बाद की कविता कहते हैं। हम कहते हैं कि सन 60 के बाद की जो कविता है वो समकालीन हिंदी कविता है, यानी कि लगभग 61 वर्ष की जो कविता है पिछले, वो समकालीन कविता के दायरे में आती है। कुछ उत्साही मित्र तो आजादी के बाद की कविता को ही समकालीन कविता मान लेते हैं, और वो उसमें लिख भी लेते हैं, कह भी देते हैं। कई बार पाठ्यक्रमों में भी ऐसा हुआ कि समकालीन कविता का कोई पाठ्यक्रम बनेगा तो उसमें अज्ञे से लेकर के कोई हमारे समय तक का कवि उसमें शामिल हो जाएगा। तो समकालीन कविता को अगर सकारात्मक ढंग से कहना चाहें तो एक बृहद अर्थ वाला पद है। अगर संकीर्ण अर्थ में कहना चाहें तो कहें कि बहुत सारे विभ्रम हैं यहाँ पर। है क्या? जब हम समकालीन कविता कहते हैं तो हम किसी एक वैचारिक शरण की भी बात नहीं करते,
हम किसी एक ढंग की विचारधारा की भी बात नहीं करते, हम किसी एक ढंग की कविता की भी बात नहीं करते। हम इन पर आएँगे। उसके पहले जो सबसे बड़ी समस्या है जब कोई अध्यापक कक्षा में जाता है, कोई भी शिक्षक-शिक्षिका, तो नामकरण की समस्या से जूझता है। यानी जिन इतिहास के जिन कालखंडों का नामकरण हो गया है, उनके बारे में बात करता है, कई बार वहाँ भी वो समस्याग्रस्त होता है। जिनका नामकरण नहीं हो पाया है, यानी समकालीन कविता या समकालीन कहानी जैसे पद, वहाँ अधिक समस्याग्रस्त होता है वो। लेकिन ये समस्या है और अभी तब तक बनी रहेगी जब तक कोई ऐसा चमत्कार न हो जाए, कोई ऐसा अध्ययन न हो जाए कि हम निर्धारित कर सकें कि सन 60 से 80 की कविता को क्या कहेंगे, 80 से 2000 की कविता को क्या कहेंगे और 2000 के बाद की कविता को क्या कहेंगे। सामान्यतः जो पीछे के का समय है, कालखंडों का आप देखेंगे कि वो भी 15-20 वर्षों का समय रहता है लगभग। किसी छायावाद का जो समय है वो लगभग 20 से 25 वर्ष का समय आता है। इसी तरह से हर कालखंड का किसी में 10 साल, 15 साल, 20 साल का समय है, चीज़ें बदल जाती हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ रही। समकालीन कविता को में अध्ययन की दृष्टियों को जानने के लिए सबसे पहले तो 2-3 चीज़ देखनी चाहिए। एक तो कविता की बात, दूसरी जो समकालीन कविता की आलोचना है, उसको भी अगर आप साथ-साथ देखेंगे, तो अधिक सुविधा होगी। कैसे हुआ? आलोचना की समस्या क्या रही? समकालीन कविता को पढ़ते और पढ़ाते हुए, वो पहले जान लें हम। सबसे पहले तो ये हुआ कि प्रवृत्ति मूलक रेखांकन वाली आलोचना का अभाव हो गया सन 60 के बाद की कविता में। कवि केंद्रित आलोचना बहुतायत में आ गई। यानी कि कवि केंद्र में है, अज्ञेय केंद्र में है, मुक्तिबोध केंद्र में है, रघुवीर सहाय केंद्र में है, केदारनाथ सिंह केंद्र में है, कुंवर नारायण केंद्र में है, श्रीकांत वर्मा केंद्र में है। ये सब लोग केंद्र में हैं, इनको लेकर के बातें होने लगी। इन कवियों के अनुयायी ढेर सारे आ गए यहाँ पर, मतलब इनके समर्थक आ गए और लिखने लगे। तो जिस तरह से होना चाहिए था कि प्रवृत्तियों का निर्धारण होता कि समकालीन कविता ने सन 60 के बाद की कविता नई कविता से किस तरह अलग हो रही थी, उसमें क्या नया जुड़ रहा था, इन सब चीज़ों पर थोड़ा बहुत तो काम हुआ लेकिन बहुत अधिक काम नहीं हुआ। तो प्रवृत्ति मूलक रेखांकन वाली आलोचना का अभाव था और अब भी है। अब भी जो हमारे प्रतिभाशाली आलोचक आ रहे हैं, अध्यवसायी आलोचक आ रहे हैं, वह भी ले देकर या तो किसी वैचारिक ढंग की कविता के की प्रवृत्तियाँ बताने में लगे रहते हैं या कवि केंद्रित आलोचना में लगे रहते हैं। मुकम्मल समकालीन कविता को समझने, समझाने में या तो कहें कि वो असफल रहे हैं या उधर जाना ही नहीं चाहते हैं। दोनों स्थितियाँ हैं। वो जो मैं कह रहा था कि ग्रुपों में बँटी हुई है। अलग-अलग ग्रुपों में हिंदी आलोचना भी बँटी हुई है। हर आलोचक के कुछ प्रिय कवि हैं। ये होता आया है, मनुष्य का स्वभाव है कि कोई उसको प्रिय होता है, कोई उसको अप्रिय होता है, क्या करिएगा? ये मन की संरचना का मामला है। बुद्धिजीवी भी तो आदमी ही होता है, कवि भी आदमी होता है, अध्यापक भी आदमी होता है। तो ये एक समस्या है, मनोगत समस्या है और उसमें कई बार लाभ-लोभ भी जुड़ जाते रहे हैं। इसलिए भी समकालीन कविता के अध्ययन में दिक्कत आई। हुआ यह कि जितने ग्रुप बने समकालीन कविता में, सबने अपनी वाली धारा को मुख्य धारा बता दिया। यानी कहा कि हम ही मुख्य हैं और सब तो हाशिए पर हैं, गौड़ हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। तो इससे बहुत अनर्थ हुआ, बहुत गलत हुआ। समझ नहीं पाए लोग। कवियों की आलोचना की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है समकालीन हिंदी कविता को समझने में, यानी विजय देव नारायण शाही, उसके पहले मुक्तिबोध और अज्ञेय, इनकी आलोचना मुक्तिबोध की, विजय देव नारायण शाही की, मलयज की, बहुत बाद में आप आएंगे तो विजय कुमार 80 के दशक में और हमारे अपने समय तक बहुत सारे कवि आलोचना भी लिख रहे हैं और कह सकते हैं कि सार्थक हस्तक्षेप कर रहे हैं वो। तो समकालीन हिंदी कविता को समझने में बल्कि कहें पेशेवर आलोचकों की अपेक्षा कवियों की आलोचना ने अधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। हमें मलयज और विजयदेव नारायण शाही की आलोचना बहुत साफ रास्ता दिखाती है। उनकी अपनी वैचारिक समझ है, वो आप उससे सहमत असहमत हों, वो एक अलग चीज़ है। मुक्तिबोध की आलोचना है। ये चीज़ें
मैं नाम लूँगा तो बहुत सारे नाम आएँगे। बहुत सारे जो बाद में बहुत सक्षम आलोचक बने वो भी मूलतः कवि थे। यानी परमानंद श्रीवास्तव, नंदकिशोर नवल, जो समकालीन कविता के बड़े सिद्ध आलोचक माने जाते रहे लोग, वो लोग मूलतः कवि रहे। समकालीन कविता पर और लोगों ने भी ढेर सारा काम किया है। मैं अभी उस ओर आऊँगा कि किस तरह से उसको हम लोग देखें और करें। तो पहली बात विद्यार्थियों के लिए ख़ास तौर पर और मित्रों के लिए भी कि समकालीन का अर्थ कविता में जब हम कहते हैं तो उसका अर्थ सांप्रतिक नहीं होता है, आज का नहीं होता है। एक लंबी लंबा समय है, एक कालावधि है जो समकालीन कविता को परिभाषित करती है और रेखांकित करती है। तो जब भी कोई कहे कि समकालीन कविता, इसका मतलब सामान्य तौर पर सन 60 और उसके बाद की कविता का मामला बनेगा। जो समकालीन कविता में सन 60 से लेकर अब तक कवि आए, जो अध्ययन की समस्याओं की बात कर रहे थे या मनीष अपनी बात में कह रहे थे या अध्ययन की जो दिशाएँ हैं उनकी बात कह रहे थे, कैसे समझें समकालीन कविता को? अचानक एक किताब आपके पास आती है और उस किताब में बताया जाता है कि मुक्तिबोध ही बड़े कवि हैं और सायास अज्ञेय को वहाँ छोटा करने की कोशिश हो जाती है। कोई किताब अज्ञेय को बड़ा बताती है, मुक्तिबोध को छोटा करने की कोशिश करती है। ये चीज़ जब आने लगती है तो इससे पता चलता है कि फ़ोकस बदला हुआ है। हाँ, ये वैचारिक दृष्टियों का मामला है। तो कितने तरह के कवि आए ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि समकालीन कविता इकहरी कविता नहीं है, वो बहुस्तरीय कविता है। बहुस्तरीय कविता है। उसमें मार्क्सवाद से प्रभावित कवि हैं, उसमें लोहियावाद से प्रभावित कवि हैं, उसमें गांधी से प्रभावित कवि हैं, उसमें राष्ट्र प्रेम के कवि हैं। बहुत तरह के मतलब जो और बहुत बाद में जब आप आएँगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रभावित कवि हैं, फूले से कवि हैं, आदिवासी जो वैचारिक सरणियाँ हैं उनसे प्रभावित कवि हैं। यानी एक ढंग की कविता नहीं है समकालीन कविता। बहुत दिनों तक हुआ यह कि मार्क्सवादी ढंग की जो कविता थी उसको ही मुख्य धारा की कविता मान लिया गया, जो मार्क्सवादी विचारधारा से ओत-प्रोत लोगों की कविता थी। लेकिन कई बार इसको भी समझने में लोगों से चूक होती रही। अब हुआ यह कि बहुत सारे हमारे मित्र यह जानते ही नहीं कि रघुवीर सहाय कभी मार्क्सवादी नहीं रहे, बल्कि मार्क्सवाद के आलोचक थे वो। लेकिन वो लोहियावादी थे। वो जो लोहिया का समाजवाद था, उसमें उनका यकीन था। अ, आप सब उनके नाम से परिचित हैं, उनके काम से परिचित हैं। पत्रकार के रूप में भी उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई, दिनमान के संपादक के तौर पर, बहुत सारा लेखन किया। तो रघुवीर सहाय को पढ़ाते हुए या सर्वस्वर दयाल को पढ़ाते हुए लोग कहते हैं कि ये मार्क्सवादी कवि थे। सर्वस्वर दयाल सक्सेना बहुत बाद के दौर में आकर मार्क्सवाद की जो एकदम अल्ट्रा लेफ्ट धारा है, उससे प्रभावित हुए। लेकिन रघुवीर सहाय तो कभी नहीं हुए। 90 में जब उनका निधन हुआ, तब तक वो अपनी जो पुरानी वैचारिक समझ थी वो उसके साथ रहे। लेकिन जो कविता उन्होंने लिखी, वो कविता वही बात कहती है जो मार्क्सवाद से प्रभावित कवियों की कविता कहती है। और सिर्फ रघुवीर सहाय क्यों? मेरा ये मानना है और प्रेमचंद ने बिल्कुल ठीक कहा था कि साहित्यकार जो है वो स्वभाव से प्रगतिशील होता है। कबीरदास के पास कौन विचारधारा आई थी? बहुत सारे लोग रहे हैं जिनके समय में कोई वैचारिक सरणी नहीं थी इस तरह की। लेकिन वो स्वाभाविक प्रगतिशीलता थी कि वंचितों के पक्ष में खड़ा होना है। जो दुखी है, जो शोषित है, किसी भी कारण से उसके साथ खड़ा होना है। तो जो कविता ऐसा करती रही, सामान्य समझ के तहत लोगों ने मान लिया कि यह एक मार्क्सवादी कवि की कविता है। भले ही वो कवि मार्क्सवाद को जानता हो या न जानता हो, उसकी कोई विक्र नहीं। लोहियावाद और मार्क्सवाद के जो अनुयायी थे या जो विद्वान थे, उनके बीच लंबी बहसें भी रहीं। आप परिचित होंगे कुछ लोग इनमें। एक समय परिमल इलाहाबाद में परिमल संस्था थी, विजय देव नारायण शाही जिससे जुड़े हुए थे, मलय जिससे जुड़े हुए थे, रामस्वरूप चतुर्वेदी जिससे जुड़े हुए थे, धर्मवीर भारती जिससे जुड़े हुए थे। ये सब लोग जगदीश गुप्त जुड़े हुए थे।
उसका जो युवा विंग था उस दौर में प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी उसके संयोजक थे। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे इस बात को। बाद के दौर में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हेड रहे, आलोचक हैं। ये लोहियावाद से प्रभावित लोगों की दुनिया थी। दूसरी तरफ रामविलास शर्मा और नामवर सिंह थे। लगातार उस दौर में बहसें चल रही थी लोगों के बीच में, उस शीत युद्ध का जो समय था और उसके बाद तक। तो ये साहित्य में मूल्यों को लेकर चलता रहा। उस दौर के अगर निबंध पढ़ने हैं तो शाही जी के भी निबंध हैं और रामविलास जी के भी निबंध हैं और नामवर सिंह के भी निबंध हैं। साहित्य के विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए कि साहित्य में किस तरह बहसें होती रही हैं। एक बात जो मैं यहाँ कहना चाहूँ समकालीन कविता में आगे बढ़ते हुए, कि तमाम चीज़ों के बावजूद विद्वेष नहीं था इन लोगों में। ये लोग एक दूसरे से वैचारिक लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, लेकिन विद्वेष नहीं था इनके में। एक अकादमिक जो कह सकते हैं कि दुनिया होती है, जो लोकतंत्र होता है अकादमिक दुनिया का, साहित्यिक दुनिया का, वो लोकतंत्र उन दिनों था। बहसें बहुत तीखी थीं। एक दूसरे को मिटा देने तक की बहसें थीं, लेकिन कोई मालिन्य नहीं था, मनों में कोई दुविधा नहीं थी, प्रेम बना हुआ था। यह एक महत्वपूर्ण चीज़ थी। तो मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि समकालीन कविता जब हम कहते हैं तो उसमें कितने तरह की धारा और विचारधारा है। तो प्रगतिशील यथार्थ की धारा जो है, वो सबसे प्रमुख धारा के तौर पर दिखाई देती है समकालीन कविता में। नागार्जुन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, श्रीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण शाही, मलयज, धूमिल, तमाम कवि, ये सब जो है, ये चाहे मार्क्सवाद से प्रभावित रहे हों या लोहियावाद से प्रभावित रहे हों या किसी भी वाद से प्रभावित रहे हों, इनकी कविता ने जो रास्ता लिया वह वंचितों के पक्ष का रास्ता लिया, शोषण के विरोध का रास्ता लिया। इसलिए सामान्य ढंग से प्रवृत्ति जब निर्धारित की जाती है या की गई या हम लोग कर रहे हैं, तो ये प्रगतिशील यथार्थ की धारा के भीतर आने वाले कवि हुए, माने गए। तो ये एक जानना, ये सब लोग, अशोक वाजपेयी भी अब उसी में हैं, विनोद कुमार शुक्ल भी उसी में हैं, लीलाधर जगोड़ी, मंडलोई, मदन कश्यप, असद जैदी, जिसका भी नाम, अरुण कमल, जिसका भी आप नाम लेना चाहें, ये सब लोग अलग अलग देखिएगा तो लगेगा ये तो एक दूसरे से भिन्न है। यानी अशोक वाजपेयी का नाम ले लीजिए और राजेश जोशी का नाम ले लीजिए तो लगेगा भिन्न है। लेकिन जब आप एक प्रवृत्ति निर्धारित करने जाएंगे मोटे तौर पर, तो ये सब आपको एक खाने के कवि लगेंगे। अशोक वाजपेयी कहीं कहीं इसको काटते हुए आपको दिखेंगे, जहां वो साहित्य की अधिक बात करने लगेंगे, कला की अधिक बात करने लगेंगे, लेकिन बाद के दौर की उनकी कविताएं इसी तरह से आ जाती हैं। नहीं भूलना चाहिए जो मैंने आपसे शुरू में निवेदन किया कि इस दौर में तार सप्तक और सप्तक के कवि भी सक्रिय रहे। उन्होंने लिखना बंद नहीं किया, उनका भी मुहावरा बदला। ऐसा नहीं कि अपने पुराने मुहावरे पर ही लिखते रहे। आगे जो 45 के आसपास कविता लिख रहे थे, 60-65 में वैसी ही कविता नहीं लिख रहे थे, उन्होंने अपना स्वर बदल लिया था। एक बात और आपसे यही निवेदन कर लूं, कहता चलूं कि अज्ञे का नाम आया और समकालीन कविता, तो अज्ञे एक ऐसे कवि हैं जिनके साथ बड़ा प्रभामंडल था, लेकिन अन्याय तो बहुत हुआ उनके साथ। आपको मैं बताऊं कि विभाजन पर उनसे अधिक मार्मिक कविताएं हिंदी के किसी कवि ने नहीं लिखी हैं। इसका जिक्र नहीं करते लोग, करना चाहिए। विभाजन पर सबसे मार्मिक कविताएं उनकी हैं। कहानी लिखी उन्होंने विभाजन को लेकर बहुत मार्मिक। तो ये सब क्या है? कई बार जो साहित्यिक राजनीति है वो वृत्त को छोटा बना देती है, वृत्त को छोटा बना देती है। तो ये हुआ, हालांकि बाद में जिन लोगों ने कभी अज्ञेय को नकारने की कोशिश की थी, वही लोग अब अज्ञेय को स्वीकार करने लगे। 65-66 के दौर में अशोक वाजपेयी ने अज्ञेय के लिए लेख लिखा था, बूढ़ा गिद्ध क्यों पंख फैलाए, यही शीर्षक था लेख का। बाद में अशोक वाजपेयी जी प्रशंसक हो गए अज्ञेय के। ये विकास है, होना चाहिए। हम किसी के भी प्रशंसक हो सकते हैं, किसी के आलोचक हो सकते हैं। ये एक बौद्धिक स्वतंत्रता की बात है, कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए हमारे भीतर। तो ये चीज आनी चाहिए। ये रहे। एक चीज और हिंदी में हुई है, समकालीन कविता का नाम लेते ही लोगों को ये आता है कि ये जो मुक्त छंद वाली कविता है, जो गद्य के फॉर्म में लिखी जा रही कविता, यही समकालीन कविता है। नहीं,
समकालीन कविता तो एक पद है जो एक पूरे कालखंड की कविता को अभिहित करता है, जो एक पूरे कालखंड की कविता के बारे में बताता है। तो आप नवगीत को कैसे भूल जाते हैं? नवगीत और उसके बाद गीत में जो तमाम प्रयोग होते रहे इसी अवधि में, आप उसको समकालीन कविता का जब इतिहास लिखते हैं तो बाहर कर देते हैं। हिंदी में गज़लों का जो दौर आया, आप उसको उससे बाहर कर देते हैं, तो यह अन्याय भी नहीं होना चाहिए। हाँ, अच्छे नवगीतकार हमारे पास रहे, वो नई कविता के समानांतर आया था, लेकिन उसके बाद भी वो लोग सक्रिय रहे। जैसे मैं कह रहा था कि नई कविता के कवि बाद में रहे, तो उमाशंकर मालवीय ने लिखना नहीं बंद किया, शंभुनाथ सिंह ने लिखना नहीं बंद किया। शंभुनाथ सिंह का गीत पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, उनका एक गीत तो एक समय में इस तरह से था कि लगभग लोगों की ज़बान पर रहता था और रहना चाहिए कि समय की शिला पर मधुर चित्र कितने किसी ने बनाए, किसी ने मिटाए, किसी ने लिखी आँसुओं से कहानी, किसी ने कहा है 2 बूँद पानी। तो और खूब गाते थे लोग उस दौर में इस गीत को। हाँ, देवेंद्र कुमार बंगाली जो कवि भी रहे और गीतकार भी, अ, उनके गीत उस समय जब धर्मयुग वगैरह में आए और चर्चित हुए, लोगों की ज़बान पर चढ़े, एक पेड़ चाँदनी लगाया है आँगने, फूले तो आ जाना एक फूल माँगने। नदी, झील, सागर से रिश्ते मत जोड़ना, लहरों को आता है यहाँ-वहाँ छोड़ना, तुम तक पहुँचाया है मुझको अनुराग ने, एक पेड़ चाँदनी लगाया है आँगने। तो इस गीतकार आए, बहुत सारे अच्छे गीतकार आए, उनको आप किनारे कर देते हैं। कैसे? समकालीन कविता में तो वो भी आते हैं, उन्होंने वही अपने समय की बातें की। तो मेरा निवेदन यह है कि जब हम धारा विचारधारा की बात कर रहे हैं, तो ये नवगीतकारों को और गज़लकारों को भी लें, और इन नवगीतकारों और गज़लकारों में भी वही हुआ कि प्रगतिशील धारा के कवि रहे। एक दौर आया कविता का इसी दौर में, जो साठोत्तरी कविता का समय है। एक समय आया जिसके बहुत प्रतिनिधि कवि के तौर पे राजकमल चौधरी और का नाम लोग लेते हैं, लेकिन इसमें जगदीश चतुर्वेदी भी थे। देवताले, चंद्रकांत देवताले ने अपना आरंभ इसी कविता आंदोलन के साथ किया था। बाद में वो मार्क्सवादी कवि के रूप में अधिक विख्यात हुए, जाने गए। हालाँकि मुझे बराबर ये लगता है कि ये मार्क्सवादी कवि, लोहियावादी कवि, फलाना कवि, ढिमाका कवि, ये इस तरह के वर्गीकरण की अपेक्षा कवि होना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और वही प्रेमचंद की बात कि अगर आप कवि हैं, तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इन विचारधाराओं को आपकी ज़रूरत हो सकती है, आपकी कविता की ज़रूरत हो सकती है। अच्छा कवि वह नहीं होता, जो किसी विचारधारा का मैनिफेस्टो देख कर के, घोषणा पत्र देख के कविता लिखता है। अच्छा कवि वह होता है जिसकी कविता की ज़रूरत समाज को और राजनीतिक दलों को मार्ग प्रशस्त करने के लिए पड़ती रहती है, उसको उसकी ज़रूरत रहती है कि वो अपना रास्ता साफ करते रहें। तो ये चीज़ है। विद्रोही कविता का भी एक स्वर आया, इसमें वो सारे कवि हैं जो प्रगतिशील यथार्थ की कविताएँ लिखते रहे। तो अब कई बार चर्चा में आने के लिए भी इस तरह की चीज़ें हुई कि 5 लोग मिले और उन्होंने एक धारा चला दी। पता नहीं आप में से कितने लोगों को याद है, जिस समय नई कविता का दौर चल रहा था, उसी समय बिहार से नकेनवाद नाम से भी एक धारा 3 लोगों ने मिल के चला दी थी। बातें लगभग वो भी नई कविता जैसी ही कर रहे थे, लेकिन वो 3 आदमी मिल गए। तो नलिन बिलोचन शर्मा और केसरी जी और नरेन जी, 3 आदमी मिल गए, नकेन बन गया उनका। तो लगभग बातें वही थी जो नई कविता की थी, तो ये चीज़। और गज़ल तो ज़बान पर चढ़ने वाली विधा है। दुष्यंत कुमार के बारे में बात होती है और अक्सर लोग कहते हैं कि हिंदी गज़ल वहीं से शुरू हुई, ऐसा नहीं है। निराला ने भी गज़लें लिखी हैं। शमशेर बहादुर सिंह ने बहुत अच्छी गज़लें लिखी हैं। त्रिलोचन का एक पूरा संग्रह है गज़लों का। तो दुष्यंत ने हिंदी गज़ल को लोकप्रिय बनाया। लेकिन हिंदी गज़ल, जैसा कि मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि भारतेंदु बाबू ने भी गज़लें लिखी रसा नाम से। तो अगर हिंदी गज़ल की ही बात आप करेंगे, हिंदी लेखक की तो बा भारतेंदु बाबू से शुरू हो जाएगी बात। भले ही उन्होंने स्क्रिप्ट फ़ारसी की चुनी, नस्तालिक में लिखा उन्होंने, तो एक अलग चीज़ थी। बहुत अच्छे गज़लकार हमारे अपने समय में आज भी सक्रिय हैं और आसानी से जो अशार हैं, शेर हैं, वो ज़बान पे चढ़ जाते हैं और हम लोग उनको देखते हैं। समकालीन कविता पढ़ते हुए जो चीज़ सबसे अधिक नोट करने लायक होती है, जिसे हम सब नोट करते हैं, अध्यापकों को नोट करना चाहिए, विद्यार्थियों को नोट करना चाहिए, वह यह है कि समकालीन कविता मुख्य रूप से क्या कर रही है? वो कर रही है जनसंघर्ष की यथार्थ छवि को रेखांकित कर रही है। जो जनसंघर्ष रहा है,
वो हर तरह का जनसंघर्ष उसको रेखांकित करती रही है। जो जन सामान्य का आत्मविश्वास है। ये क्या हुआ, मेरा नेट चला गया यहाँ से, इस पे भी ये नेटवर्क अचानक, ये पहली बार ऐसा हुआ यहाँ भाषण देते-देते कि नेटवर्क में हम उसमें दुविधा में आ गए। क्षमा करें आप सब, बस 1-2 मिनट का डिस्टर्ब हुआ। तो मैं कह रहा था कि जनसंघर्ष की यथार्थ छवि एक प्रवृत्ति है। दूसरा, जो जन सामान्य के आत्मविश्वास में आस्था का जो चित्रण है, वह है। अरुण कमल की उर्वर प्रदेश जैसी कविता पढ़िए, उदय प्रकाश की कविता पढ़िए, मंगलेश डबराल की कविता पढ़िए। इन लोगों की कविताएं आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि, या हमारे अपने समय के बिल्कुल किसी मनोज कुमार झा जैसे किसी कवि की कविता पढ़िए, किसी भी नए से नए कवि की कविता पढ़िए, आपको दिखेगा कि किस तरह से जो एक गांधी जी एक बात कहा करते थे कि जब भी आप कोई निर्णय लीजिए तो यह सोचिए कि जो अंतिम आदमी है उसको इसका क्या लाभ मिलेगा। तो हिंदी कविता की जो सबसे बड़ी विशेषता मैं मानता हूं, इसे लोग चाहे जिस वैचारिक शरण से जोड़कर अपने को देखते हो, मैं इसको गांधी जी से ही जोड़ता हूं कि अंतिम आदमी की चिंता जो है वो समकालीन कविता की सबसे बड़ी विशेषता है कि समकालीन हिंदी कविता अंतिम आदमी की चिंता करती है, उसके बारे में सोचती है जिसके बारे में महात्मा गांधी सोचते थे, विवेकानंद सोचते थे। उसके बारे में हमारी कविता सोचती है। हमारे अपने जितने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोचते थे, लोहिया सोचते थे, हमारे अपने जो विचारक हैं, नितांत हमारी अपनी जमीन के जो विचारक हैं, वो सोचते थे। उस अंतिम आदमी की चिंता समकालीन कविता बहुत मजबूती के साथ करती है। बल्कि कहना चाहें कि समकालीन हिंदी कविता का अगर कोई वृत्त बना हुआ है तो उसका 80 से 85% इसी चिंता से भरा हुआ है। ये एक बड़ी चीज है। आत्मालोचन की प्रवृत्ति जो है वो समकालीन हिंदी कविता में थी, आजकल कम हो गई है। एक समय था जब विजय देव नारायण शाही जो है एक प्रार्थना जैसी कविता लिखते हैं, परम गुरु कबीर दास से प्रार्थना करते हैं कि कैसा मतलब होना चाहिए। लेकिन अब आत्मालोचन हिंदी कविता में और हिंदी आलोचना दोनों में बहुत कम है, लेकिन बहुत दूर तक और देर तक हिंदी कविता की एक प्रवृत्ति आत्मालोचन का रेखांकन भी रही है, उसको देखने की जरूरत भी रही है। एक चीज और समकालीन कविता में होती आई कि आधुनिकता के जो प्रचलित प्रतिमान रहे हैं उनको चुनौती देने की कोशिश की समकालीन कविता के कवियों ने। 60 के बाद लगातार ये हुआ कि आधुनिकता के जो प्रतिमान आए उनको बहुत गहराई से विश्लेषित करके कवियों ने देखा और कविताएं लिखी। वो उसके चकाचौंध में नहीं आए, वो उसके प्रभाव में नहीं आए, और इसीलिए कविता अलग होती है सबसे। जो चकाचौंध में आ जाए, जो एकाएक प्रभाव में आ जाए, वो कविता कैसे हो सकती है। वो एक कह सकते हैं कि कविता के ढांचे में कही गई कोई बात होगी। भाई किसी को छंद आता है, उसमें कुछ भी भर दीजिए, वो कविता थोड़े हो जाएगी। छंद की जानकारी आपको कवि नहीं बना सकती। आप जान सकते हैं कि दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, और रख दीजिए 13-11 13-11, तो क्या दोहा बन जाएगा। उसके लिए तो आपके पास कविता होनी चाहिए ना, भीतर कहीं, यहाँ यहाँ कहीं कविता होनी चाहिए, मन मस्तिष्क में, आपकी वैचारिक शरण में। तो कविता के फॉर्म में लिखी गई हर चीज कविता नहीं होती। ये मैं बार बार कहता हूं आज फिर आप लोगों के सके कि कविता के शिल्प में लिखी गई हर चीज कविता नहीं है। जिस तरह कई बार मनुष्य के ढांचे में दिखने वाले लोग भी मनुष्य नहीं होते, कई बार वो सिर्फ एक आकृति जैसे होते हैं, उनके भीतर उन चीजों का अभाव होता है जिससे एक मनुष्य की इकाई बनती है। कविता के साथ भी ये है कि कविता का ढांचा सिर्फ कविता नहीं बनाता, उसके भीतर बहुत सारे अवयव होते हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं जिनसे कोई कविता बड़ी और महान कविता होती है। वो अज्ञेय की कविता हो, निराला, पीछे भी चले जाइए, निराला की कविता हो, अज्ञेय की कविता हो, मुक्तिबोध की कविता हो, रघुवीर सहाय की कविता हो, केदारनाथ सिंह की कविता हो। जिन कविताओं की स्मृति आपके मन में है, वो ऐसे नहीं बन गई कि इन लोगों को शिल्प आता था और लिखते चले गए। तो ये आधुनिकता के जो प्रतिमान रहे उनको चुनौती देने की कोशिश की कवियों ने, और एक बड़ी विशेषता है ये। और
यह जो आधुनिकता को चुनौती देने की कोशिश थी, इसका कारण वंचित जनता के साथ कविता का जुड़ाव था। ये कवि बराबर इसका मूल्यांकन करते रहे कि आधुनिकता की ये जो चमक आई है, यह वही गांधी जी के अंतिम आदमी के कितने काम की है, कितने काम की है, इससे कितना भला होगा उस अंतिम आदमी का। इसलिए ये कवि चुनौती देते रहे। कई बार गलतियां भी हुई, कई बार अच्छी चीजों की भी आलोचना हो जाती है, हो गई। कवियों ने भी किया, आलोचकों ने भी किया, अब उसको स्वीकार करने लगे हैं। एक समय मार्क्सवाद के लगभग मतलब अपवादों को छोड़ दीजिए तो सारे विद्वान आधुनिकता के कट्टर आलोचक थे। लेकिन जैसे ही उत्तर आधुनिकता आई, लोग आधुनिकता में विशेषता देखने लगे, कई चीजें बताने लगे। ये चूंकि मैं सारी बातें सिर्फ इसलिए आपसे कह रहा हूं कि हम पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, हमारा कंसर्न पढ़ना पढ़ाना है, इसलिए हमें उसकी कमियां भी देखनी है, हमें उसकी अच्छाइयां भी देखनी है। हाँ, हम लोगों को इसके अलावा कुछ और नहीं करना है। राजनीतिक संदर्भ और पक्षधरता, हिंदी कविता घनघोर रूप से राजनीतिक कविता है, उसका बड़ा हिस्सा राजनीतिक कविताओं का है। ये इसे आप विशेषता भी मान सकते हैं और कमजोरी भी मान सकते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जीवन में सिर्फ राजनीति नहीं होती, जीवन में राजनीति सिर्फ एक हिस्सा है, लेकिन आपने वृत्त का बड़ा सारा हिस्सा उसी से भर दिया। हाँ, बहुत सारी चीजें छूट गई। इसका कारण ये था कि एक दौर में प्रेम कविताएं न के बराबर लिखी, यानी 7वें और 8वें दशक के कवियों के वहां अगर आप प्रेम कविता ढूंढने जाएंगे तो आपको बड़ी निराशा होगी। आपको ज्ञानेंद्रपति जैसा कोई कवि मिलेगा जिसके पास चेतना पारिक, मतलब ट्राम में एक याद जैसी कविता होगी। चेतना पारिक कैसी हो, पहले जैसी हो, कुछ कुछ खुश, कुछ कुछ उदास, कभी देखती तारे, कभी देखती घास। चेतना पारिक अब भी कविता लिखती हो, अब भी जिससे करती हो प्रेम उसे दाढ़ी रखाती हो। ये अद्भुत कविता है। और अंत में आता है कि तुम्हारे दो तलुए जितनी जगह लेते हैं, इस महावन में उतनी जगह खाली है, इस महावन में उतनी जगह खाली है। अद्भुत कविता, अंत तक आते आते कंठ अवरुद्ध हो जाएगा पढ़ते पढ़ते आपका। मार्मिक कविता है, 80 में प्रकाशित हुई ज्ञानेंद्रपति की यह कविता। लेकिन इस तरह की कविताओं का अभाव है 7वें और 8वें दशक में। यानी कि एक तरह से उस दौर में कवियों ने प्रेम को काला पानी दे दिया था कि प्रेम कविताएं नहीं लिखी जाएंगी। भाई, बिना प्रेम के क्रांति होती है क्या? बिना प्रेम के समाज चलता है क्या? बिना प्रेम के परिवार चलता है क्या? ये बहुत जरूरी तत्व है। अगर आप में यह भाव नहीं है तो मुश्किल है। लेकिन ये हिंदी कविता का एक यथार्थ है कि वहां इसकी कमी रही। बाद के दौर में, 90 के बाद के दौर में फिर प्रेम कविताएं लिखी गई। स्त्री कवियों ने भी प्रेम कविताएं लिखी, पुरुष कवियों ने तो लिखी ही, लिखते ही आए, पीछे भी बीच में छोड़ दिया था, फिर कर लिया। स्थानीयता और वैश्विकता के प्रति एक सजगता समकालीन कविता की विशेषता है। समकालीन कविता की अच्छी कविताएं वही हैं, समकालीन कविता के श्रेष्ठ कवि वही हैं जिनके वहां न स्थानीयता की उपेक्षा है और न वैश्विकता की उपेक्षा है। देखिए, जिसकी जमीन नहीं होगी वो आकाश में क्या करेगा? पतंग तभी तक महत्वपूर्ण है जब तक वो हाथ में है और उसको उड़ाया जा रहा है। कट गई अगर तो कहां जाएगी क्या पता। तो वायवीय कविता का कोई भविष्य नहीं होता। जो अपनी जमीन से परिचित होता है वही दूसरे की जमीन की बात करता है तो अच्छा लगता है। आपकी अपनी कोई जमीन तो हो, आपका अपना कोई लोकेल तो हो, आपका अपना कोई घर तो हो, स्थानीयता तो हो। तो हिंदी कविता के अच्छे कवि, अच्छी कविताएं वही हैं जिनमें स्थानीयता है। त्रिलोचन इसीलिए महत्वपूर्ण है, नागार्जुन इसीलिए महत्वपूर्ण है, केदारनाथ अग्रवाल इसीलिए महत्वपूर्ण है, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, ये इसीलिए महत्वपूर्ण है कि इनमें से सब अपनी स्थानीयता को पहचानते हैं और वैश्विकता को भी पहचानते हैं। दोनों मिलकर ही एक सुंदर दुनिया का सृजन कर सकते हैं। कुछ लोग जन्मते ही वैश्विक हो जाते हैं। उनको पता नहीं कि वो कहाँ के हैं, कैसा है, लेकिन वो बात करेंगे कुछ बाहर बाहर की हवाई बातें करते हैं, जार्गन में बात करते हैं। तो हिंदी कविता की अच्छी कविताएं वो नहीं है जो जार्गन में है। हिंदी कविता की अच्छी कविताएं वो हैं जो बहुत सहज ढंग से, सरल ढंग से संश्लिष्ट जीवन को अभिव्यक्त करती हैं, हमारे सामाजिक सांस्कृतिक बोध को अभिव्यक्त करती हैं, हमारी अपनी
जो अंतिम आदमी के प्रति प्रतिबद्धता है, उसको प्रकट करती हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है। केदारनाथ सिंह की एक कविता है, एक पारिवारिक प्रश्न, जिसमें वो कहते हैं कि एक तुलसी का विरवा है मेरे पास, इसको मैं कहाँ रोप दूँ? ये अलग से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये भारत का कवि है, तुलसी रोपना चाहता है। त्रिलोचन की कविता आती है, जब उसमें चंपा काले-काले अक्षर नहीं चिन्हती, मनीष के जिले के थे, इनको गर्व हो सकता है। सुल्तानपुर के थे वो। तो जब वो चंपा काले-काले अक्षर नहीं चिन्हती है, कविता में गवने का प्रसंग आता है, गांधी जी का भी प्रसंग आता है, कलकत्ते का प्रसंग आता है। आप देखिए कि किस तरह से चीज़ें जुड़ती हैं। उसमें कविता में वो कहता है, कवि कहता है उससे कि तुम्हारा ब्याह होगा, फिर तुम गौने जाओगी, तब तुम चिट्ठी कैसे लिखोगी उसको अगर तुम पढ़ना-लिखना नहीं जानोगी? गांधी बाबा कहते हैं कि लिखना-पढ़ना सीख लो। कविता का लबो-लुबाब ये है। वो कहती है कि मैं पढ़ना-लिखना नहीं सीखूँगी और शादी हो जाएगी तो जो बालम को कलकत्ते जाने न दूँगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। हुँ। मुहावरे में कहती है कलकत्ते पे बजर गिर। अब इस कविता की व्याख्या नामवर जी ने बहुत अच्छे ढंग से एक बार की थी और हम सब जानते हैं नामवर जी ने इसको पूंजी से जोड़कर व्याख्यायित किया था कि कलकत्ता जाना किसी की चॉइस नहीं है, किसी की रुचि का मामला नहीं है। यह पूंजी तंत्र का मामला है, ये जीविका का मामला है। और एक गीत से जोड़ा था उन्होंने उसको कि रेलिया न बैरी, जहजिया न बैरी, पैसवा बैरी ना, हरजी के ले गइल विदेशवा, पैसवा बैरी। तो ये चीज़ जो उससे जोड़ने का, लेकिन कलकत्ता इस कविता में आता है, जो उस दौर का सबसे बड़ा बाज़ार था, जब त्रिलोचन ये कविता लिख रहे थे। यानी कि ये कविता बताती है कि इस कवि की अपनी एक ज़मीन है। ये कवि अपने देश को भी जानता है, अपने भौगोलिक परिवेश को भी जानता है और यह कवि गांधी को भी जानता है और यह कवि जो नई चेतना है कि स्त्रियों को पढ़ना-लिखना चाहिए, ये उसकी बात भी करता है। तो बहुत सारे प्रसंग एक साथ इस कविता में आते हैं स्थानीयता के। नागार्जुन जब कविता लिखते हैं और कहते हैं कि जाते वक़्त लोग गंगा जी में पैसा फेंकते हैं ना, एक लोक विद्रोह की गंगा जी में पैसा, ये कविता अलग से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भारत के कवि ने लिखी है। ये जो हमारा लोक विश्वास है, इसको अंधविश्वास की तरह न देखें। ये कई बार सांस्कृतिक बोध को हम लोग अंधविश्वास से व्याख्यायित कर लेते हैं। मत जाइए अंधविश्वास की ओर, लेकिन इसे एक मन के उत्सव की तरह देखिए। इसे एक जीवन बोध की तरह देखिए। देखिए अंधविश्वास समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अंधविश्वास में चली जाएँगी। मैं ये नहीं कहता कि ले आके गंगा जी में पैसा डुबो दीजिए और वो दी एक एक उत्सव की तरह देखिए, बच्चे जिस तरह पैसा फेंकते हैं और कुछ बच्चे उसको निकाल लेते हैं, ले लेते हैं, बहुत सारे प्रसंग हैं। मैं इसको ग्लैमराइज़ नहीं कर रहा, मैं प्रसंग बस कह रहा हूँ। हाँ, जब मातृभूमि जैसी कविता आप मैथिली में लिखते हैं नागार्जुन, हे मातृभूमि अंतिम प्रणाम। इसी कवि तो क्या है ये? तो स्थानीयता का बोध जिस कवि में होगा, वह महत्वपूर्ण होगा। स्थानीयता के साथ जिसमें वैश्विकता का भी बोध होगा, वह निश्चित तौर पर अपने समय का ज़रूरी कवि हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण और ज़रूरी का अंतर है, कि महत्वपूर्ण तो स्थानीयता से भी कोई कवि हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी तब होगा जब स्थानीयता और वैश्विकता का बोध होगा। और हमारे वहाँ जितने बड़े कवि हैं, चाहे वह गे हों, चाहे मुक्तिबोध हों, चाहे रघुवीर सहाय हों, चाहे विजयदेव नारायण शाही हों, चाहे मलयज हों, चाहे धूमिल हों, ये सब के सब, और जिन लोगों का अभी मैंने ज़िक्र किया, ये सब इससे लैस हैं, इसलिए ये बड़े कवि हैं। इसलिए इनकी कुछ कविताएँ कालजयी हैं, बड़ी हैं। परिवार के प्रति बीच के दिनों में थोड़ा बोध गड़बड़ा गया था। नक्सलवाड़ी का जब आंदोलन आया और सारी चीज़ें आईं, तो पूरा लक्ष्य हिंदी कविता का दूसरी तरफ चला गया था। गोली दागो पोस्टर जैसी बहुत अच्छी कविता है, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ ऐसी कविताएँ आ गईं। ब्रूनो की बेटियाँ जैसी कविताएँ आईं, सारी चीज़ें। लेकिन बहुत तेज़ी से फिर ये कवि लौटते हैं और घर का रास्ता ढूँढने लगते हैं। क्योंकि लगता है, मंगलेश डबराल के संग्रह का नाम है घर का रास्ता। तो घर का रास्ता ढूँढने लगते हैं ये लोग। इनको लगता है कि परिवार और घर ज़रूरी चीज़ है। देखिए, मैं जैसे कह रहा हूँ कि स्थानीयता के बिना आप वैश्विक नहीं हो सकते, वैसे ही जो आप अपने अगर निजी जीवन के मूल्यों का निर्वाह नहीं कर सकते, तो आप कैसे वैश्विक, कैसे आप समाज चेता होंगे और तमाम चीज़ें होंगी। तो ये एक कवि घर गृहस्थी की भी बातें करते हैं, पत्नी की, बेटियों की, बेटों की, परिवार की बातें भी करते हैं। इसलिए हमें बहुत विश्वसनीय लगते हैं, अपने जैसे लगने लगते हैं। इनकी कविता पढ़िए, लगता है ये तो अपनी ही बात कह रहे हैं।
जैसे केदार जी की कविता जब मैंने कहा कि तुलसी का कहाँ रोप दूं बिरवा, लगता है ये तो अपनी ही बात कह रहे हैं ना। हम जानते हैं इस जीवन को, हम पहचानते हैं इस जीवन को। हमें कुछ अलग से नहीं लगता। माझी का पुल जैसी कविता पढ़ते हुए हमें कुछ अलग नहीं लगता। या जब केदार जी अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, मेरी माँ का ख्याल रखना, उसे सिर्फ भोजपुरी आती है। हमें वायवीय नहीं लगती ये कविता, कहीं आके सीधे लगती है, यहाँ भी यहाँ भी। ये कविता ये है। रघुवीर सहाय जब जातियों में बंटे समाज की बात करते हुए कविता में लेकर आते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी बात कर रहे हैं, ये हमारे अपने समाज की बात कर रहे हैं, कोई वायवीय बात नहीं कर रहे हैं, हवाई बात नहीं कर रहे हैं। अस्वीकृति और विद्रोह का भाव ये हिंदी कविता में रहा है। हर जब कोई एक नया दौर आता है तो अस्वीकार को ही लोग मूल्य समझ लेती हैं। अस्वीकार मूल्य नहीं होता। अस्वीकार नए मूल्य की स्थापना का एक स्रोत होता है। अगर आप सिर्फ अस्वीकार तक हैं तो आप कुछ नहीं। देखिए, विध्वंस तभी उपयोगी होता है जब आपके पास निर्माण की कोई बड़ी परिकल्पना हो, नव सृजन की बड़ी परिकल्पना हो। आप एक बने बनाए घर को तोड़ दीजिए और नया घर बनाने की क्षमता ही ना हो आप में। तो विध्वंस तभी उपयोगी है जब नव निर्माण की कल्पना हो आपके पास, उसकी क्षमता भी हो आपके पास। तो कई बार विध्वंसक चीजें आई, नव निर्माण नहीं आया। कई बार बिना विध्वंसक चीजों के भी नव निर्माण आया हिंदी कविता में। यह इसका सुखद और दुखद पक्ष है, इसको रेखांकित। प्रयोग बहुत हुए हिंदी कविता में, तरह तरह के प्रयोग हुए। मुक्त छंद जब निराला के समय का मामला था आया, तो आप देखें कि वहां पर तोड़ती पत्थर कविता हो या राम की शक्ति पूजा जैसी कविता हो, लयात्मकता नहीं भंग होती है, एक कसाव बना रहता है। धीरे धीरे तमाम कवियों ने यह आगे के वहां भी आपको लयात्मकता बनी रहेगी, यहाँ तक कि मुक्तिबोध के वहां भी बनी रहेगी। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने ठेठ गद्य में कविता लिखना शुरू किया। कुछ लोगों ने उसमें बेहतर कविताएं, विष्णु खरे जैसे लोगों ने लिखी। हालांकि उनकी सारी कविताएं बहुत अच्छी नहीं हैं, कुछ कविताएं। लेकिन देवी प्रसाद मिश्र जैसे कवियों ने तो प्रयोग ऐसा किया कि क्या कहिए। वो मतलब बीच में भी कविता और इधर भी कविता, इधर भी कविता, हाशिए में भी कविता, बूझो तो जाने। और हम में से कई लोगों ने उसकी प्रशंसा भी की, आलोचकों ने, हम में से मतलब आलोचकों ने, सारी चीजें। तो प्रयोग के तौर पर ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन कविता कोई भी लिखे, आप लिखें, मैं लिखूं, कोई भी लिखे, कविता में सहज संप्रेषण तो होना ही चाहिए। और जब मैं सहज संप्रेषण कह रहा हूं तो इसका मतलब मैं उसे हल्का बनाने की बात नहीं कह रहा हूं, उसे डाइल्यूट करने की बात नहीं कह रहा हूं। सहज नागार्जुन भी हैं, सहज निराला भी हैं। तो सहज होकर के बड़ी कविता संभव की जा सकती है। आप अगर जीवन की संश्लिष्टता को, संस्कृति की संश्लिष्टता को, समाज की संश्लिष्टता को समझते हैं तो आप सहज भाषा में महान कविताएं संभव कर सकते हैं। लोगों ने की हैं। हमारी सभी अच्छी कविताएं हिंदी की वो इसी तरह संभव हुई हैं और आई हैं हमारे सामने। इस समय जो कुछ और चुनौतियां हैं हिंदी कविता के सामने। कितना समय है मनीष? हाँ, हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि समय का मसला आप लोगों के वहाँ विद्यार्थियों का। तो जो ये अध्ययन की जो दिशाएँ हैं, उनको देखते हुए एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है कि समकालीन कविता के सामने चुनौतियाँ क्या हैं आजकल? क्या संकट है समकालीन कविता के सामने? तो मैं एक संकट तो यही है जो अभी मैं आपसे कह रहा था कि संप्रेषणीयता का गहरा अभाव है हिंदी कविता में। आज की हिंदी कविता में 2 तरह की कविताएँ हो गई हैं। एक जो छपने वाली कविता है, वो सुनने लायक नहीं रह गई है, और जो सुनने वाली कविता है, वो छपने पर कोई अर्थ ही नहीं देती। लगता है क्या पढ़ लिया? एक बार कहीं मंच से सुन के आ जाइए, थोड़े दिन देर तक तो आप गुनगुनाते रहते हैं उसको, उसका जादू रहता है दिमाग पे। फिर आपको लगता है यार इसमें तो कोई अर्थ ही नहीं है, क्या बात कही? दूसरी तरफ जो बहुत गंभीर कविता आपने पढ़ ली पत्रिका में या किताब में, आप उसको किसी को सुनाना चाहते हैं तो वो जो एक संलग्नता बननी चाहिए, वो संलग्नता नहीं बन पाती 2 लोगों के बीच। यानी कि सुनने वाली कविता पढ़ने लायक नहीं रह गई है और पढ़ने वाली कविता सुनने लायक नहीं रह गई है। और जिसे हम महान कविता समझते हैं, जिसे हम बड़ी कविता समझते हैं और वो है भी बड़ी कविता, वह उस जनता तक नहीं पहुंच रही है जिस जनता को वो संबोधित है, जिस जनता के लिए वो कविता लिखी जा रही है।
तो यह जो एक समकालीन कविता के अध्ययन की जो नई दिशाएँ हो सकती हैं, उसमें इन चुनौतियों को देखने की ज़रूरत है और आप में से अगर कोई कवि है तो ज़रूर इस पर ध्यान दें, विचार करें कि इससे कैसे मुक्ति पाएँगे। हमारे कवियों ने क्या किया कि वो जनता में जाना ही बंद कर दिया। जो अपने को छपने वाली कविता के धारा के जो कवि हैं, वो भाई जनता में नहीं जाओगे तो जनता को कैसे पता चलेगा कि आप कविता लिखते हैं और क्या लिखते हैं? हो सकता है कि आप जो मुक्त छंद में कविता लिखते हैं उसका भी एक बने प्रभाव, लेकिन आप जाएँगे तब ना। नागार्जुन तो जाते थे जनता में। वो दोनों तरह की कविता लेकर जाते थे और उनका प्रभाव भी पड़ता था और कभी उनकी कविता डाइल्यूट भी नहीं हुई, तो इसका डर भी नहीं होना चाहिए कि कविता डाइल्यूट हो जाएगी। तो ये अतिशय गद्यमयता से तो बचना होगा। देखिए, कविता का गद्य, पम्फलेट का गद्य, कहानी का गद्य और निबंध का गद्य अगर एक जैसा है तो फिर अलग-अलग फ़ॉर्म की ज़रूरत क्या है? फिर अलग-अलग इन साहित्यिक रूपों की ज़रूरत क्या है? कविता का गद्य कहानी के गद्य से अलग होना चाहिए। निबंध के गद्य से तो अनिवार्य रूप से अलग होना चाहिए उसे। लेकिन हमारे अपने समय में ये मुश्किल है कि कई बार वो अलग नहीं हो पाती। लंबे-लंबे वाक्य और लंबे-लंबे पैराग्राफ कविता को बोझिल बनाते हैं। वो एक तरह से जो कविता की अपनी प्राकृत जो मतलब उसकी खूबसूरती है, वो उसको प्रभावित करते हैं, उसको कहीं न कहीं चोटिल करते हैं। तो ये एक चीज़ रही है। लोकप्रियता का जब मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं चुटकुलेबाज़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। हमें ये सीखना चाहिए प्रेमचंद जैसे लोगों से कि कैसे एक साथ गंभीर और लोकप्रिय हुआ जा सकता है। प्रेमचंद लोकप्रिय भी थे, प्रेमचंद गंभीर भी थे। उनको चुटकुलेबाज़ी की ज़रूरत नहीं थी। हमारे अपने बहुत सारे निराला निराला को ज़रूरत पड़ी क्या? नागार्जुन को ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी ना। यहाँ तक कि गे और केदारनाथ सिंह को भी ज़रूरत नहीं पड़ी, मुक्तिबोध को भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इन लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ी अपनी कविता के लिए कि तो लोकप्रिय होने का मतलब हल्का होना नहीं है। आप अपनी लोकप्रियता को कैसे संभव करेंगे ये कवियों को जूझना है इससे, विचार करना है इससे, अपनी गंभीरता, अपनी श्रेष्ठता, अपनी गुणवत्ता को बचाए रखते हुए, यह एक महत्वपूर्ण मसला है, इसको देखना होगा। कविता सुनकर अगर सिरदर्द की गोली खानी पड़े, तो कौन सुनेगा कविता? नहीं सुनेगा ना भाई, एक बार से कविता सुना और कहा, "ये क्या सुना के चला गया?" हाँ? तो हमें सरदर्द दूर करने वाली कविता चाहिए, हर दर्द दूर करने वाली कविता चाहिए, देने वाली नहीं, देने वाली नहीं चाहिए, हैं? देने वाली नहीं चाहिए ना, कविता तो विरेचन करती है ना, कैथार्सिस का माध्यम है ये। हाँ, आयुर्वेद का जो शब्द है, कैथार्सिस का मामला है, सारी चीज़ें हैं। कल्पना की रक्षा का दायित्व बहुत बड़ा है इस समय। हम लोग इस समय टेलीविज़न और ये ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के दौर में हैं। आजकल यहाँ जो दिखाया जाता है उसे ही हम अपनी कल्पना मान लेते हैं। एक समय था जब हम लोग स्वयं कल्पनाएँ किया करते थे, सपने देखते थे। अब तो ये जो सपना दिखा रहे हैं हम वही सपना मान ले रहे हैं। तो ये पूंजीवाद ने जो नया तंत्र है इसने ये किया है कि अ, हमारी कल्पना शक्ति को प्रभावित कर दिया है। हमारे स्वप्न देखने की जो एक प्राकृतिक क्षमता है उसको प्रभावित किया है पूंजीवाद ने। हमें उसे जागृत करना होगा, कवियों को इससे संघर्ष करना होगा कि कैसे वो कल्पना को बचाएँ। जब मैं कल्पना कह रहा हूँ, तो इसका मतलब यह नहीं कि कविता में जब कल्पना कर रहा हूँ तो किसी वायवीय बात की कर देखिए वो कल्पना ही है एक कल्पना के बिना आप यथार्थ की परतों को भी नहीं खोल सकते। कल्पनाशील होंगे तभी यथार्थ के भीतर के यथार्थ को समझ पाएँगे। कितनी परतें हैं यथार्थ की इसको रेखांकित कर पाएँगे, है ना? वो ये कल्पना शक्ति ही है कि जब एक फूल कोई देखता है तो किसी को वो सिर्फ फूल समझ में आता है, किसी को उसमें बच्चे की मुस्कान दिखती है, किसी को उसमें ईश्वर दिखता है, किसी को ये सब कल्पना शक्ति के नाते ही संभव होता है। ये कोई वायवीयता नहीं है, बल्कि यथार्थ को और समझने का एक तरह से कह सकते हैं टूल्स है मतलब यंत्र है। तो इसकी ओर देखने की ज़रूरत है हम लोगों को। मुख्य धारा का मामला है इसको हम लोग मुख्य धारा में पीछे भी भाषण में कह रहा था कि ये मुख्य धारा, वो मुख्य धारा। हुआ यह कि मार्क्सवाद से प्रभावित
जो हिंदी कविता का अधिकांश है, उसमें लोग वर्ग की बात करते रहे और सोचते रहे कि दुनिया ऐसे बदल जाएगी, जबकि भारत के साथ ऐसा नहीं था। भारत के साथ जाति का मामला जुड़ा रहा। तो कहीं न कहीं हिंदी कविता या हिंदी का पूरा लेखन इसको समझने में चूक गया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो अलग से अस्मिता विमर्शों के आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो उसके साथ होते। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, ज्योतिबा फूले हों, बिरसा मुंडा, ये सारी चीज़ें उसमें विचारधाराएँ कहीं साथ होती, चीज़ें चल रही होती, अलग-अलग ढंग से नहीं आती। ये आए इसलिए कि कहीं उधर स्पेस नहीं मिला, उधर कहीं गुंजाइश नहीं मिली। तो ये हिंदी कविता की एक बड़ी चूक रही कि और हिंदी साहित्य की चूक रही कि हम एक रैखिक होकर रह गए, एक तरफ ही देखते रह गए। हम जो वृत्त के भीतर की विविधता थी, उसको समझ भी नहीं पाए, उसको रेखांकित भी नहीं कर पाए। इसको अब समझने और बाद के कुछ कवियों ने किया और देखा। अ, हिंदी की कविता जो है वो अपने डिफेंस में खड़ी हो गई है। उसको अपने डिफेंस में नहीं खड़ा होना चाहिए। कविता को अपना डिफेंस क्यों करना? कविता का डिफेंस तो उसके पाठक करते हैं, वो बचाएँगे उसको। कवि को और कविता को स्वयं डिफेंस में आना पड़े तो ये कोई सुखद स्थिति नहीं है। यह भी एक नई चीज़ है कविता के साथ, समकालीन कविता के साथ, जिसको हमें समझना होगा, देखना होगा, काव्यात्मक विविधता को स्वीकार करना होगा। शिल्प के स्तर पर ही नहीं, विचारधारा के स्तर पर भी। जो विविधता है, हमारे अपने समाज की विविधता, जिस तरह की कविता आए, उसको स्वीकार कीजिए। बस वो अश्लील नहीं होनी चाहिए, वो मनुष्य विरोधी नहीं होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखें, तो स्वीकार करिए। देखिए, दुनिया में अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति सोचे कि पूरी दुनिया मेरे ही जैसे दिखे, तो कितनी बदसूरत हो जाएगी दुनिया। दुनिया सुंदर इसलिए है कि हम सब जैसे तरह-तरह के लोग दिख रहे हैं, तरह-तरह के पौधे हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, सब कुछ है, इसलिए दुनिया सुंदर है। एक रूपता कभी सुंदरता नहीं होती। हाँ? राम के सौंदर्य का वर्णन करते हुए तुलसीदास जब कहते हैं, तुलसीदास गोस्वामी जी जब राम के सौंदर्य का वर्णन कहते हैं तो कहते हैं, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। कहते हैं कि राम का जो सौंदर्य है वो इतना गतिशील है कि गिरा अनयन की वाणी जब तक उसको कहना चाहे तब तक वो बदल जाता है। नहीं कहते गिरा अनयन यानी वाणी के पास आंखें नहीं हैं। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, और जो नयन है उसके पास वाणी, आंख देखती है और जब तक वो उसको अनुवाद करके वाणी तक पहुंचाती है तब तक राम का सौंदर्य बदल जाता है। इतना सौंदर्य गतिशील होता है। इतना सुंदर वर्णन है राम के सौंदर्य का, दूसरा कोई इस सुंदरता का इससे कोई सुंदर वर्णन मुझे आज तक मिला नहीं। इतना छोटा, इतना सघन वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। तो सुंदरता तो गतिशील होती है, तो यही चीज है कि काव्यात्मक विविधता भी सुंदरता का मामला होगा। एक जैसी चीज अच्छी नहीं लगती, मुश्किल हो जाती है। कवियों में परंपरा का ज्ञान नहीं है, कवियों के वहाँ परंपरा का बोध नहीं है। वो होना ज़रूरी है। कुछ कवियों को है, कुछ को नहीं है। जब तक आप अपनी पूरी परंपरा को नहीं जानेंगे, तब तक आप उसमें कुछ नया जोड़ने की स्थिति में नहीं आ पाते हैं। चमत्कार हो जाए तो बात अलग है। तो वह एक नई चुनौती है, एक समस्या भी है। इतिहास जो समकालीन कविता का इतिहास लिखना चाहते हैं, उनके सामने भी ये समस्या है कि कैसे इसको करें। कुछ लोगों ने कविता को खेल समझ लिया है, जो मैं कह रहा था कि फ़ॉर्म आता है, शिल्प आता है तो कुछ भी भरो, कविता कविता खेलते हैं। कविता खेल नहीं है, वो जीवद्रव्य है, वो प्रोटोप्लाज़्म, मेरा बहुत प्रिय शब्द है ये जीवद्रव्य है, प्रोटोप्लाज़्म है वो, मनुष्यता का, संस्कृति का। तो आप उसको खेल ना बनाइए। देखिए, खेल चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन कविता खेल का विषय नहीं हो सकती। कोई खेल जो है, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, वो चिंता का विषय हो सकता है। तो खेल पर चिंता करें, लेकिन कविता को खेल ना बनाएँ। ये अ, एक समस्या है, समकालीन कविता में उपस्थित है। कई लोग कहते हैं ना, फुटबॉल की तरह खेल लेता है। अरे! ऐसे थोड़े होता है, ऐसे नहीं चलना चाहिए ना। हाँ? तो इसको देखने की ज़रूरत है। समाजोन्मुखता बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके अलावा भी जीवन में, सृष्टि में, ब्रह्मांड में बहुत सी चीज़ें हैं,
कवियों को उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। समकालीन कविता में कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं। तो मित्रों, कुल मिलाकर मैं कहना यह चाहता था कि सन 60 के बाद की हिंदी कविता में बहुत सारे गुण हैं, कुछ कमियां भी हैं, और इतिहास लेखन की जो समस्या है समकालीन कविता को लेकर वो बनी हुई है और आने वाले दिनों में भी शायद बनी रहेगी, क्योंकि किसी एक प्रवृत्ति के आधार पर अगर आप सन 60 के बाद की कविता का नामकरण करेंगे तो दूसरे के साथ अन्याय हो जाएगा, वीरगाथा काल की तरह। तो अच्छा है कि इसे समकालीन कविता ही कहते रहें। अध्ययन की सुविधा के लिए दशकों में भी बाँट कर देखते रहें, और जिस तरह आज हमने ज़िक्र किया कि चाहे तो मुकम्मल अर्थ में भी वैचारिक सरणियों को किनारे करके जो मुख्य चीज़ें दिखाई देती हैं, अंतिम आदमी की चिंता जैसे मैं कह रहा था आपसे, प्रेम की उपेक्षा और फिर उसका स्वीकार, घर-परिवार का दायित्व, वंचितों के पक्ष में खड़ा होना, ये तमाम जो विशेषताएँ हैं, उनको रेखांकित किया जाए, इनसे जुड़ी अच्छी कविताओं को रेखांकित किया जाए। यह हिंदी कविता के लिए बहुत सुखद है कि किसी भी भाषा के लिए सुखद हो सकता है कि इस समय कम से कम 150-200 बहुत अच्छे कवि हिंदी में हैं, बहुत प्रतिभाशाली कवि हिंदी में हैं, जो नया लिख रहे हैं, नए ढंग का लिख रहे हैं, जिसे लेकर आप विश्व की किसी भी भाषा की कविता के सामने खड़े हो सकते हैं कि ये हमारी भाषा के कवि हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज आप सबने मुझे आमंत्रित किया समकालीन कविता पर कुछ कहने के लिए, और इतने धैर्य से सुना भी, जबकि नेटवर्क ने बीच में दगा दे दिया था। यही नेटवर्क का सौंदर्य है और यही इसकी विद्रूपता है। सौंदर्य यह है कि मैं इग्नू में बैठकर बोल रहा हूँ और आप अपने महाविद्यालय में या अपने-अपने घरों पर बैठकर सुन रहे हैं। विद्रूपता यह है कि थोड़ा-सा लिंक गया और सब अंधेरा छा गया। आमने-सामने होने पर ऐसा अंधेरा नहीं आता है, तो दोनों का सौंदर्य है कि आमने-सामने का भी और इसका भी। तो समकालीन कविता के साथ भी ऐसा ही है। वहाँ भी बहुत कुछ उजले पक्ष हैं, कुछ स्याह पक्ष हैं, और जीवन इसी से बनता है। किसी भी जीवन में सिर्फ़ उजला पक्ष नहीं होता, किसी भी जीवन में सिर्फ़ स्याह पक्ष नहीं होता। बहुत आभारी हूँ आप सबका। धन्यवाद।